हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज मैजिक इज बिलीविंग इन योरसेल्फ। इफ यू कैन मेक दैट हैपन यू कैन मेक एनीथिंग हैपन। कह रहे हैं कि जहाँ देखो सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ बात आती है सक्सेस की, वहाँ सबसे फर्स्ट थिंग जो रिक्वायर्ड है वो है सेल्फ बिलीफ, यानी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। ठीक है, जहाँ पे आपका सेल्फ बिलीफ डगमगाया आप फेलियर की तरफ परस्यू कर जाते हैं। अगर आप सेल्फ बिलीफ के बिना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फेल होने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप जो भी डेली के डेली कदम सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर इतना मोटिवेशन ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास खुद के लिए बिलीव ही नहीं है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप खुद पे विश्वास ही नहीं रखते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे एक एक दिन करके, चाहे 21 दिन का टाइम ले लो, 10 दिन का टाइम ले लो, खुद के अंदर सेल्फ बिलीव डेवलप करो। ठीक है, अपनी पहले की अचीवमेंट्स को देख के, फेलियर्स को नज़रअंदाज करके, उनसे सीख के, या फिर जैसे आप चल रहे हैं तो आप देखेंगे आप अगर जिस तरीके से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कर रहे हैं उस तरीके से ही अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आप सक्सेसफुल होना आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स दे चुके हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके होते हैं, और जो लोग नई अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो वो कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं कि इसमें क्या, ये तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उनके पास एक अपर एज होता है इस चीज़ का कि वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं रादर देन उन लोगों के जो लोग बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं। ठीक है, वहीं दूसरा अपर एज उनके पास होता है जो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स दे चुके होते हैं कि उनको हर मिस्टेक का पता होता है। ठीक है, सेल्फ बिलीफ कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी बन जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको सेल्फ बिलीफ हासिल करना है, उसके लिए आप चाहे थोड़ा टाइम ले लो, बिकॉज अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में अगर टाइम लगाओगे तो पेड़ जल्दी कटेगा। ठीक है, तो सेल्फ बिलीफ हासिल कर लिया फिर तो आपके लिए कोई भी चीज़ पॉसिबल है ना। कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट ही पहले अपने ऊपर विश्वास करना है। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर ये टास्क अचीव हो गया तो उसके बाद बाकी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस करने लग जाएंगी। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिकली रास्ते बनने लग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड to tap the potential of AI for accomplishing national objectives and fulfilling the aspirations of Indian citizens। कह रहे हैं इस समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एकदम अर्जेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तीव्र इसकी इंटेंसिटी है कि हमें AI को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, AI के और ज़्यादा पहलुओं को देखने की, ढूंढने की ज़रूरत है, ताकि हम इसका इस्तेमाल देश हित में, जनहित में कर सकें। ठीक है, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सकें, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि हमने 2030 तक 50% अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से एनर्जी सप्लाई करनी है। ठीक है, ये हमारा एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है। इसके अगर हम ये अचीव कर पाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में, दुनिया भर में हमारा एक नाम होगा कि हम अपना टारगेट जो है ग्रीन एनर्जी के लिए जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको अचीव कर पाए। दूसरी चीज़, इंडियन सिटीजन्स की हर एक इच्छाओं को पूरा कर सकें। अब सबसे बड़ी इस वक्त की 2023 में अगर हम आज की डेट में बात कर रहे हैं तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन इंडियन यूथ की है जो कि बेरोज़गार है। ठीक है, अगर हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ, करोड़ों की संख्या में यूथ है जो बेरोजगार घूम रहा है, अगर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए तो कितना अच्छा होगा। जो ये काम कर पाएगा वो तो हमारे लिए भगवान समान है, राइट। तो वैसे ही AI है, इसके पोटेंशियल को हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इसको विस्तार से जानने की ज़रूरत है, ताकि हम इसका इस्तेमाल देश हित में, जनहित में कर पाएँ। ठीक है, Indian artificial intelligence is the new buzzword in the town। अब buzzword क्या होता है? buzzword एक कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कोई भी एक फील्ड में एक ऐसा वर्ड जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, प्रचलन में है। ठीक है, जैसे कि अगर आप YouTube वगैरह चलाते हैं तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, ये कुछ टर्म्स हैं, मशीन लर्निंग, जो आपको सुनने मिलती हैं। एक कोई ना कोई एक
टीचर आ जाते हैं बताने के लिए कि ये आज के डेट की हकीकत है और ये बहुत जल्दी दुनिया को चेंज करने वाली हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये बज़वर्ड है। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया बज़वर्ड है, इन द टाउन मतलब दुनिया में एक नया बज़वर्ड है, एंड इज मेकिंग टू मच फ्लटर एंड स्कूप अराउंड, और ये बहुत ज़्यादा हलचल पैदा कर रहा है और लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं इसको जानने के लिए, ठीक है। AI and machine learning are being widely discussed and claimed across the board to bring about a revolution in the way things will be performed and looked at in future। बोल रहे AI और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को दोनों को ही बहुत ज़्यादा ये चर्चा का विषय है और दुनिया भर में इनको इंक्लूड किया जा रहा है एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति लाने के लिए। जिस तरीके से फ्यूचर हमारा दिखने वाला है, फ्यूचर में हमारी चीज़ें हम परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे आज की डेट में हम अपना एक अगर हमने कोड लिखना है, कुछ एप्लीकेशन बनानी है तो हम कोड्स लिखते हैं, ठीक है। वो कोड्स आज की डेट में ChatGPT की मदद से लिखे जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक क्रांति है कि हमें उसमें हमारे एरर्स, क्योंकि आप सोचो कि कोड ही तो लिखना है, बट बहुत लंबे कोड होते हैं, इतने लंबे कोड होते हैं कि अगर आप कहीं पे अटक गए तो आपको सारा का सारा कई बार कोड स्टार्टिंग से दोबारा लिखना पड़ता है और ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलता है। लेकिन ChatGPT की मदद से ये करना बहुत इजी हो गया है कि हम एरर फ्री कोड्स बहुत आसानी से लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्रांति ही है कि इंसान की गलतियों को ये कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पा रहा है और कितनी जल्दी उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो दुनिया भर में इसको कंसीडर किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है एक बहुत फास्ट रेवोल्यूशन के तौर पे, आने वाली क्रांति के तौर पे, जो हमारे भविष्य को बिल्कुल बदल के रख देगी। AI has revolutionized the method of performing various tasks through its algorithm-based software and has made future predictions possible and accurate। बोल रहे हैं AI ने अपने एल्गोरिदम्स के जरिए अपना जो इनका सॉफ्टवेयर है वो एल्गोरिदम एक तरीके से मैथमेटिक्स होता है एक तरीके का, जिसको यूज़ करके AI जो है वो चलता है, AI इसी के ऊपर काम करता है। जैसे इफ़ एंड बट वाली स्थिति होती है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। ये क्या है, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफाइड एल्गोरिदम्स यूज़ करके ये एक तरीके से इसने काफ़ी सारी चीज़ों को जो हम डेली में अपने टास्क करते थे उनको रेवोल्यूशन उनमें क्रांति ला खड़ी करी है, ठीक है। और हमारे आने वाले फ्यूचर के प्रेडिक्शंस को भी इसने बहुत इजी कर दिया है और एक्यूरेसी बढ़ा दी है उन चीज़ों की। जैसे कि आज की डेट में लोग अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं ChatGPT की मदद से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको आंसर्स इमीडिएट मिल जा रहे हैं और एक्यूरेट आंसर्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसने बहुत ज़्यादा क्रांति ला खड़ी करी है। With the use of AI, many tasks have become easier to perform with more efficiency। बोल रहे बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो बहुत इजी हो गया परफॉर्म करना और इसकी एफिशिएंसी, प्रभाविता भी बढ़ चुकी है कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। It is expected that the way AI is advancing, it will develop various applications that will be able to do acts the doing of which seem humanly impossible at present। बोल रहे हैं जिस तरीके से AI बढ़ रहा है, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन डेवलप हो रहा है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस ये डेवलप कर लेगा जिनकी मदद से वो काम करना जो आज की डेट में इंसानी तौर पे करना पॉसिबल नहीं है, ये वो काम भी कर पाएगा, ठीक है। हमने बहुत सारे मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं जहाँ पे रोबोट्स जो है वो अर्थ के ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं, बिकॉज उनका खुद का दिमाग, खुद का एक थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। वो जो उनका खुद का थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है वो क्या है, वो एक मशीन लर्निंग सिस्टम है, ठीक है। और वो क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है,
ठीक है, उसने उन मशीनों को ट्रेन करा है कि आप एक समझो कि जो ये रोबोट्स हैं, जो ये मशीन्स हैं, वो एक तरीके से एक छोटा बच्चा है जिनको आप डेली बेस पे कुछ ना कुछ ट्रेन करते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं। बड़ा होके क्या होगा, एक वयस्क बनेगा, वो अपना दिमाग खुद का पोजेस मतलब अपना खुद का दिमाग पोजेस करता है, तो वो अपनी चीज़ें सोच समझ सकता है। ठीक है, वो अपने भला बुरा सोच समझ सकता है, सही गलत समझ सकता है और उसी अकॉर्डिंग अपने एक्शंस ले सकता है। वैसा ही सेम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा रहा है, जिसमें एक तरह से आप समझो ये एक तरह से इंसानी दिमाग को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी का रेप्लिका है। जैसे हम चीज़ों को सोच समझ सकते हैं, वैसे ही ये सोच समझ सकता है, और जो अभी तक टास्क हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं था, ये उनको भी कर पाएगा। Artificial intelligence is the creation of computer systems that can carry out tasks that traditionally require human intellect। बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर जनरेटेड चीज़ है। ठीक है, कंप्यूटर में बनाया गया एक तरह से क्रिएचर है जिसको जो वो काम भी कर सकता है जिसके लिए अभी तक इंसानी सूझबूझ की ज़रूरत थी, वो काम आसानी से कर सकता है, इंक्लूडिंग परसेप्शन, स्पीच रिकग्निशन, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये कुछ टास्क हैं जो ये परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, थ्रू AI the goal is to develop intelligent machines that can think, comprehend and act on their own। बोले AI के ज़रिए हम ऐसी मशीन्स बनाना चाहते हैं, ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स बनाना चाहते हैं जो खुद से सोच सके, ठीक है, समझ सके चीज़ों को, उनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर प्रिपेयर कर सकें और अपने आप ही काम भी कर सकें, एक्शन भी ले सकें। जैसा कि मैंने जिक्र किया था हॉलीवुड मूवीज़ का, तो उनमें क्या कोई इंसान उन रोबोट्स को कंट्रोल करा था कि आप जाके इंसानों को मारो? नहीं ना, कोई भी इंसान उनको कंट्रोल नहीं कर रहा था। वो खुद से सोच रहे थे, समझ रहे थे कि इस इंसान के पास में हथियार है तो ये हमारे लिए खतरा है, इस पर्टिकुलर इंसान के पास में इस तरीके के औजार हैं तो ये हमारे लिए खतरा है, और फिर उसके ऊपर वो एक्शन ले रहे थे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मॉडलिंग सम ह्यूमन एक्शंस, ये कुछ ह्यूमन एक्शंस को ही दर्शाता है, उन्हीं का एक मॉडल है, रेप्लिका है। The invention of AI applications and tools has made it possible to answer questions, write code and poems and books with human-like sensitivity। बोल रहे हैं जो AI की कुछ एप्लीकेशंस ऐसे इन्वेंट हो चुके हैं, उसके कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनकी मदद से आप क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं, कोड्स लिख सकते हैं, पोएम्स लिख सकते हैं और बुक्स लिख सकते हैं कि बिल्कुल वैसे तरीके से जैसे कोई इंसान अपने इमोशंस किसी बुक में पुट करेगा, पोर्ट्रे करेगा, पोएम में डालेगा, कोड लिखते वक्त जो उसका थिंकिंग चल रहा हो कि मैंने ये किस पर्पस के लिए बनाना है, या आंसर्स लिखते टाइम उसका दिमाग चल रहा होगा कि मैं इसमें कितना अपना इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये सब AI कर सकता है। इनफैक्ट आज के डेट में जो हमारे जेन जी हैं, जो नए बच्चे हैं, ये लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए चैट GPT या बॉट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि केवल और केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एक अंग हैं। It is also expected that AI shall become an indispensable tool for carrying out numerous industrial activities। बोल रहे हैं ये भी माना जा रहा है कि AI बहुत ही जल्द एक अभिन्न अंग बन जाएगा कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, AI has developed and is in the process of developing such tools that will be immensely beneficial in business operations। बोल रहे AI ने कुछ ऐसे टूल्स डेवलप भी कर लिए हैं और वो लगातार प्रोसेस भी कर रहा है, बढ़ भी रहा है ऐसे टूल्स डेवलप करने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे बिजनेस ऑपरेशंस में। ठीक है, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप it is not an exaggeration to say that manner of growth and popularization of AI would have made it seem like one-stop solution for all human problems। बोल रहे हैं जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, जिस तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से ये पॉपुलर हो रहा है, ये कहना कोई भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि AI बहुत जल्दी हर इंसानी प्रॉब्लम का एक वन स्टॉप सोल्यूशन, यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसका एकमात्र सोल्यूशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे ऐसा बनता जा रहा है। और ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये हम कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहे, असल में ये चीज़ें होती दिख रही हैं।
However, AI tools also have limitations. लेकिन इसके कुछ अब अच्छी चीज़ है, कुछ limitations तो होंगे ही. And can generate untruthful toxic comments and can spread misinformation. और बोल रहे हैं ये अपनी learning की वजह से कुछ असत्य चीज़ें, कुछ गलत कमेंट्स भी कर सकता है और मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन को भी फैला सकता है, स्पैम को भी फैला सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल अगर आप अच्छे तरीके से करें तो आप पावर जनरेशन के लिए इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन वहीं आप अगर ये किसी गलत हाथों में पकड़ा दें तो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो देश और दुनिया को एक सेकंड में तबाह कर सकता है. ठीक है, और इसका हम पूरा का पूरा जो नतीजा है वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में आज दिन तक देखते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो वो कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है. राइट, एंड सेम गोज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमने मूवीज़ में देखा था कि रोबोट्स किस तरीके से ह्यूमंस को अटैक कर रहे थे, किस तरीके से उन्होंने अर्थ को टेक ओवर कर लिया था. वो केवल और केवल एक ही चीज़ को दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हाथ से निकल गया तो कितना ज़्यादा बड़ा खतरा भी बन सकता है. ठीक है, एट प्रेजेंट इंडिया डज नॉट हैव अ लॉ ऑन AI. आज की डेट में इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है, AI के ऊपर नियम कायदे कानून नहीं है. द गवर्नमेंट of India has already expressed its intention some time back that it is not considering any law to regulate AI. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले ये बात भी साफ कर दी है कि उसकी कोई मंशा नहीं है, वो AI को रेगुलेट करना नहीं चाहती, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाने वाली रेगुलेट करने के लिए. यानी कि कोई भी संवैधानिक कानून नहीं होगा AI को रेगुलेट करने के लिए कि आप इसका किस हद तक कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. राइट, द गवर्नमेंट हैड कन्वेड इट्स पोजिशन that AI is useful for digital and innovation ecosystem but had ethical concerns and associated risk. गवर्नमेंट ने ये भी अपना स्टैंड क्लियर किया है या कन्वे किया है, बताया है कि हमें पता है AI जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटल और इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए, यानी कि आज के डिजिटल दुनिया के लिए और नए नए आविष्कार करने के लिए AI बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन हमें ये भी पता है कि इसमें कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं, यानी कि सत्यता के या इसके मिसयूज़ होने की चिंता है और इसके साथ के एसोसिएटेड रिस्क हैं, ये भी हमें पता है. Various government agencies have started efforts to standardize responsible AI development and are drawing a blueprint of the development of AI for India. बोल रहे हैं कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज ने अब शुरुआत कर दी है कि हम AI के डेवलपमेंट को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से स्टैंडर्डाइज कर सकें, यानी कि अगर कुछ गलती होती है तो इसका दोषी कौन होगा, ये सब चीज़ें हम निर्धारित कर सकें. और वो एक नक्शा तैयार कर रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट यानी कि सेट रूल्स तैयार कर रहे हैं जिसमें हम AI की डेवलपमेंट को हिंदुस्तान के लिए कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से AI की डेवलपमेंट हो हिंदुस्तान के लिए, स्पेसिफिकली उसकी बेहतरी के लिए. Despite the position taken by the government, successful use of AI technology would require the enactment of legislation that will prevent the misuse of AI in situations that involve. बोल रहे हैं हालांकि गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड जाहिर कर दिया है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सक्सेसफुली सही तरीके से किया जाए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम संवैधानिक कानून लेकर आएँ और उनका पालन भी करें, जिससे कि AI का मिसयूज़ होने से रोका जा सके, ख़ास तौर पे ऐसी स्थितियों में जिनमें लॉस टू और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स ऑफ पीपल, ये चीज़ें शामिल हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हनन ना हो, ठीक है, उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, उनका दमन ना किया जाए. तो ऐसी चीज़ों के लिए हम AI का अगर मिसयूज़ करने लगे तो ये जो लोग जिनका हम लोगों का अधिकार है, कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है, हमारे कुछ राइट्स हैं, उनका क्या होगा, हनन होगा, उनका नुकसान होगा. राइट, सच अ लॉ may permit only authorized persons to utilize the government recognized AI platforms, allow limited access to
यूसेज ऑफ स्मार्ट एआई बोल रहे हैं जो ऐसे लॉ होंगे इनके ज़रिए कुछ ऑथराइज्ड लोग ही इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, और किसको, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एआई प्लेटफॉर्म होंगे, यानी कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो एआई प्लेटफॉर्म्स होंगे उनका इस्तेमाल कुछ लोग ही कर पाएंगे जिनके पास लाइसेंस होगा या फिर जिनको अधिकार होगा। और अलाउ लिमिटेड, और इन स्मार्ट एआई जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको इस्तेमाल करने का लिमिटेड एक्सेस होगा, यानी कि जैसे कि सारी इसके फीचर्स आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, केवल कुछ फीचर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। जैसे कि अगर आप सपोज करो कि आज की डेट में हर जना खना नहीं मतलब हर व्यक्ति नहीं कोई भी उठ के एक लोक मित्र केंद्र खोल सकता है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें चाहिए, ठीक है। फिर आपको लाइसेंस दिया जाता है कि हाँ जी आप अब जनऔषधि अपना क्या कहते हैं लोक मित्र केंद्र चला सकते हैं। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे जिनके लिए एक तरीके से आपको कुछ स्टैंडर्ड्स पालन करने पड़ेंगे या फिर आपको कुछ बेसिक ज़रूरतें पहले फुलफिल करनी पड़ेंगी, तब आपको उसका अथॉरिटी मिलेगी कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड मे हैव पेनल प्रोविजंस to cover cases of malicious use of AI such as blackmailing, morphing and creating false evidence etc. और जो लोग इसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं उसके लिए पेनल प्रोविजन यानी कि सज़ा का प्रावधान होगा, ठीक है, जिसमें कि ब्लैकमेलिंग, मॉर्फिंग, ब्लैकमेलिंग तो पता है किसी को ब्लैकमेल करना, मॉर्फिंग का मतलब होता है जैसे कि हमने कई बार देखा है कि ये कोई पर्सन होता है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरे पर्सन का यहाँ से इसका फ़ोटो हटा के दूसरे पर्सन का फ़ोटो यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है। जैसा कि इंडियन टीवी सीरियल्स में भी काफ़ी देखा जाता है, किसी को फ्रेम करने के लिए ये चीज़ की जा रही है, ठीक है, उसको बोला जाता है मॉर्फिंग। और गलत एविडेंस क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है, किसी को फंसाने के लिए, किसी को बचाने के लिए गलत एविडेंसेस बनाना, इन सब चीज़ों में सज़ा का प्रावधान हो जाएगा। Moreover, such a law may require programmers to take reasonable care and caution while creating AI systems in order to prevent harm to AI users। और इसका ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रोग्रामर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनको बहुत ज़्यादा केयर से, सावधानी से और एहतियात बरतते हुए AI सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि जो AI यूज़र्स हैं उनको कुछ भी होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, यानी कि जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी, प्रोग्रामर्स के ऊपर भी आ जाएगी। Businesses using AI ought to alert end users against any potential danger। और जो बिजनेसेस होंगे, जो ऐसी कंपनियां होंगी जो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही होंगी अपने यूज़र्स के लिए, उनको अपने एंड यूज़र्स को बनाना भी, ये बताना भी मैंडेटरी हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट में इस्तेमाल की जा सकती हैं और आपको किस तरीके से इसके कुछ नुकसान जो है, अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो आपको कैसे उससे बचना है या क्या आपको समझ रखनी है। बिकॉज ये नया कंसेप्ट है, आप खुद ही सोचिए कि आप इसके बारे में जानते नहीं, समझते नहीं। हमारे साथ अगर कोई इस तरीके से फ्रॉड करेगा तो हमें नहीं पता चलेगा। तो आप सोचिए कि इंडिया की बहुत बड़ी एक आबादी वो है रूरल पॉपुलेशन। अर्बन लोग हैं, अगर समझ नहीं पाएंगे तो जो ना अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं या फिर रूरल सेक्टर में रहते हैं, वो कैसे इसके बारे में जान पाएंगे, ठीक है। तो इन सब लोगों को हमें बचाना है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके के मिसयूज से, ठीक है। एंड मस्ट अटैच strong technical safeguards and technological measures of protection with every AI application to minimize their misuse। और इसके मिसयूज़ को, इसके गलत इस्तेमाल को कम करने के लिए, एकदम ज़ीरो तक लेकर आने के लिए हमें जो ये डेवलपर्स हैं और कंपनीज हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इसमें टेक्निकल कुछ सेफ्टी फीचर्स डालने पड़ेंगे और कुछ टेक्निकल मेजर्स लेने पड़ेंगे, कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से AI एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट किया जा सके उसके मिसयूज़ होने से, ठीक है। जैसे कि अभी हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो OTP सिस्टम, पहले पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर OTP आता है, ठीक है। आप OTP डालेंगे तो आपका पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये कुछ टेक्निकल सेफगार्ड्स हैं, उसको सेफ करने के, प्रोटेक्ट करने के कुछ तरीके हैं। फेलियर
इन कंप्लाइंग विद सच स्टिपुलेशंस मस्ट इंटेल लीगल लायबिलिटी, और जो लोग इन नियम कायदे कानूनों का पालन करने में फेल होते हैं उनके अगेंस्ट लीगल कानूनी कार्रवाई की जाएगी फॉर क्रिएटर्स, इंटरमीडियरीज एंड कमर्शियल डीलर्स। और इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? जो इसका डेवलपर है, जो जिसने ये बनाया है वो शामिल हो सकता है, जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो शामिल हो सकता है, और जो कमर्शियल डीलर है जो इसको बेच रहे हैं वो इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, उन सभी के ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। देयर इज अ नीड टू टैप द पोटेंशियल ऑफ AI पॉजिटिवली, यानी कि अब इस समय की डिमांड है कि हम AI को और ज़्यादा खंगालें, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करें पॉजिटिव तरीके से, यानी कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कम करते हुए हम इसमें और ज़्यादा अच्छे आयाम खोज के निकालें इन ऑर्डर टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी for accomplishing national objectives and fulfilling the aspirations of Indian citizens, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने में और हमारे लोगों के उम्मीदों को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में कर सकें, यानी कि देश हित में और जनहित में इसका इस्तेमाल किया जा सके। AI should be used to serve the interests of our created social institutions and economic, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी कि AI का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाना चाहिए कि वो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इन सब की सहायता कर सके, इन सब की मदद कर सके, इनको काम करने में प्रभावी कर सके। अब आप सोचो कि हिंदुस्तान में कितने सारे केसेस हैं जो कितने लंबे समय से पेंडिंग हैं। अगर AI किसी तरीके से इन केसेस का जल्द से जल्द निपटारा करने में हमारी मदद कर सकता है तो कितना अच्छा होगा, है ना? कितना फास्ट हमारा जो एकदम फास्ट हमारे रिजोल्यूशंस हो जाएंगे इस केसेस के, तो केसेस कम हो जाएंगे, क्राइम कम होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट्स हैं वो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे पाएंगे जिनके लिए अभी वो टाइम नहीं निकाल पाते, जिनके ऊपर वो भी ध्यान नहीं दे पाते। देयर कैन be no doubt that AI has enormous potential to revolutionize many facets of society। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि AI के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता है कि वो समाज के हर पहलू पे एक क्रांति ला सकता है। बट to maximize its advantages and minimize its downsides, serious deliberations over ethical legal frameworks should be initiated। लेकिन इसके एडवांटेजेस को बढ़ाने में, मैक्सिमम करने में और डिसएडवांटेजेस को कम करने में बहुत ज़्यादा हमें सीरियसली प्लानिंग करनी पड़ेगी। किस चीज़ के ऊपर? एथिकल और लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर, कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कितना हद तक इसको मिसयूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इन सब के ऊपर हमें लीगल लॉज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेजिस्लेटिव लॉज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन कंसर्न एक्सप्रेस्ड रिगार्डिंग द अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऊपर कोई भी नियम, कायदे, कानून ना होने की वजह से क्या हमें चिंता फेस करनी पड़ रही है, क्या हमारे पास मुख्य कंसर्न है? तो सबसे पहला है द पोटेंशियल ऑफ AI टू रेवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो क्या ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि AI के अंदर इतनी क्षमता है कि वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में एक क्रांति ला सके? तो क्या हमें इसके लिए चिंता करने की कोई बात है? ये तो हमारे लिए चिंता की बात नहीं है ना, अच्छी बात है ना कि वो एक क्रांति ला सकता है, चेंज कर सकता है हमारे काम करने के तरीके को। द लैक ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्निंग AI इन इंडिया, कि इंडिया में AI को रेगुलेट करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए कोई भी लॉज नहीं बनाए गए हैं, नियम, कायदे, कानून नहीं बनाए गए हैं, तो इसका मिसयूज़ भी अभी भरपूर मात्रा में हो रहा है और आगे भी हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। द एबिलिटी ऑफ AI टू परफॉर्म टास्क दैट आर करेंटली इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन्स, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी क्षमता है कि आज की डेट में जो कार्य इंसान नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल के पास में वो करने की ताकत है। तो क्या ये चिंता का विषय है कि अच्छी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते वो ये कर सकता है।
तो ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ AI एप्लीकेशंस एंड टूल्स विद ह्यूमन लाइक सेंसिटिविटी, कि हम कुछ ऐसे AI एप्लीकेशंस या टूल्स बना सकते हैं जो कि कोई भी काम जो है इंसान की सेंसिटिविटी या जिस तरीके से इंसान किसी चीज़ को सोच समझ सकता उस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज करो कि कोई दो व्यक्ति पानी में डूब रहे हैं, तो जो एक मशीन है वो ये देखेगी किसको बचाने के ज़्यादा चांसेस हैं या किसके बचने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन ह्यूमन क्या करेगा, वो हर पॉसिबल कोशिश करेगा कि वो दोनों व्यक्तियों को बचा सके। तो AI भी हम इस तरीके से डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि इंसान की सूझबूझ को रखता हो। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which statement from the passage best represents the idea that artificial intelligence is perceived as a solution to all human problems? बोल रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट है पैराग्राफ में से जो ये बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का, उसके हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। There is an urgent need to tap the potential of AI for accomplishing national objectives and fulfilling the aspiration of Indian citizens। तो ये बोल रहे हैं कि ये तो ऐसा नहीं बता रहे कि हमारे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन हाँ हमारे देश के हित के लिए भी ये काम कर सकता है, हमारे समाज के हित के लिए भी ये काम कर सकता है, ये चीज़ बता रहा है। तो ये तो गलत हो जाता है। द AI and machine learning are being widely discussed and claimed across the board to bring about a revolution in the ways things will be performed and looked at in future। यानी कि चीज़ों को करने का, चीज़ों को देखने का हमारा जो नज़रिया है उसको, उसके अंदर एक क्रांति लाने वाला चीज़ बन चुका है AI और मशीन लर्निंग, और इसमें इतनी क्षमता है और दुनिया भर में इसको ऐसे कंसिडर भी, इसको ऐसे देखा भी जा रहा है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है द इन्वेंशन ऑफ AI एप्लीकेशंस एंड टूल्स हैज़ मेड इट पॉसिबल टू आंसर क्वेश्चंस एंड राइट कोड एंड पोएम्स एंड बुक्स विद ह्यूमन लाइक सेंसिटिविटी। अब इसमें कुछ एस्पेक्ट्स बताए हैं जिनमें AI एप्लीकेशंस को यूज़ किया जा सकता है, और बोला जा रहा है कि AI में ऐसे एप्लीकेशन या टूल्स डेवलप किए जा चुके हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब हमें अगर हमारे सवालों के जवाब मिल गए तो हमारी सारी समस्याएं हल हो गई, है ना। हमारी समस्याएं हमारे सवालों में ही छुपी होती हैं। ठीक है, कोड्स लिख सकता है, कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, नई एप्लीकेशन बना सकता है, नए कोड्स लिख सकता है, पोएम्स लिख सकता है, बुक्स लिख सकता है, और बिल्कुल वैसे तरीके से जैसे कोई ह्यूमन लिख सकता हो। ठीक है, यानी कि इसमें इंसानी सेंसिटिविटी भी शामिल है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। AI has revolutionized the method of performing various tasks through its algorithm based software। बोल रहे हैं AI ने अपने एल्गोरिदम बेस्ड सॉफ्टवेयर से कुछ चीज़ों को, कुछ कार्यों को करने के तरीकों में क्रांति ला दी है, एंड हैज़ मेड फ्यूचर प्रेडिक्शंस पॉसिबल एंड एक्यूरेट, जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाना और एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main argument presented in the passage regarding the regulation of artificial intelligence? बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उससे जुड़ी हुई, जो उसको रेगुलेट करने से जुड़ी हुई मेन आर्ग्यूमेंट क्या दी गई पैसेज में। मेन आर्ग्यूमेंट यही दी गई कि इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, जो कि चिंता का विषय है। हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड एनैक्ट legislation to prevent the misuse of AI and protect people's right। बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट को कानूनी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी लॉ बनाना चाहिए जिससे कि AI का मिसयूज़ होने से बचाया जा सके और लोगों के बेसिक राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको बचाया जा सके। AI technology should be completely banned to avoid potential danger and misuse। बोल रहे हैं कि किसी भी मिसयूज से, किसी भी खतरे से बचने के लिए हमें AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। आप खुद सोचो कि दुनिया भर जब AI का इस्तेमाल कर रही होगी और केवल एक देश भारत ऐसा होगा जो इसके ऊपर बैन लगा रहा होगा, तो हम
उन डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री से भी इतना पीछे रह जाएंगे जो आज की डेट में इंडिया से कोसों दूर है, उनसे भी हम पीछे हो जाएंगे, ठीक है, पिछड़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। AI programmers should be given complete freedom to create AI systems without any regulations। अब ये तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी फिर। ऐसे तो जो AI प्रोग्रामर्स हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जिसकी मंशा सही नहीं है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे सीखेगा और फिर उसकी अब मिसयूज़ करने लग जाएगा, जिससे कि वो तो रातों रात करोड़पति बन जाएगा लेकिन देश की जनता को तो नुकसान हो जाएगा, है ना। या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम बनाते जाएंगे AI का इस्तेमाल करके, जिससे कि दुनिया भर में एक तबाही तक आ सकती है, ठीक है। सो ये गलत हो जाता है। Business should be solely responsible for preventing the misuse of AI technology। बोल रहे हैं किसी केवल और केवल एक बिजनेस जो इसका इस्तेमाल कर रहा है केवल वही जिम्मेदार होना चाहिए AI टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होने से बचाने के लिए। तो ये गलत है। हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से थोप नहीं सकते। सरकार की जिम्मेदारी है, उन लोगों की जिम्मेदारी है जो डेवलप कर रहे हैं, जो एंड पे इसको बेच रहे हैं कंज्यूमर्स को, उनकी जिम्मेदारी, यानी कि हर एक की मिलीजुली भागीदारी है इसमें। सो ऑप्शन ए, मिसयूज़ होने से बचाना और जनता के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding artificial intelligence is not true, not accurate according to the passage? AI has revolutionized the method of performing various tasks through its algorithm-based software and has made future predictions possible and accurate। ये तो बिल्कुल सही है। AI has become an indispensable tool for carrying out numerous industrial operations, जो कि ये भी सही है। एक तो बन भी चुका है और आगे बनता भी जा रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें में ये बन चुका है और कुछ चीज़ों में बनता जा रहा है, ठीक है। AI has developed tools that will be detrimental to business operations। AI ने कह रहे हैं ऐसे टूल्स डेवलप कर लिए हैं जो कि detrimental होंगे इसकी डेवलपमेंट में। तो detrimental नहीं होंगे, हेल्पफुल होंगे, यूज़फुल होंगे, हेल्पफुल होंगे, ठीक है, वैसे टूल्स डेवलप करें। तो ये ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाता है। AI is the creation of computer systems that can carry out tasks that traditionally require human intellect। ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी आंसर गलत है, इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है भाई? ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, कंसर्न्ड है या डिसमिसिव, यानी कि नकारात्मक, मतलब कुछ भी चीज़ को एग्री नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती, खंडन करने वाली है। तो पैसेज की टोन बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि AI के मिसयूज़ होने से हमें रोकना है, हमें लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके लिए हमें लेजिस्लेटिव लॉज बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने की ज़रूरत है डेवलपर्स की, इंटरमीडियरीज की, और जो फाइनल कस्टमर एंड पे सेलर्स हैं उनकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं कि चिंता है लोगों को बचाने की AI का मिसयूज़ करने की। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है कि AI में क्या पावर है, किस तरीके की पावर है, और उसके लिए हमें कैसे लेजिस्लेशन लेकर आने चाहिए, लॉज लाने चाहिए, ठीक है। सो पहले देखते हैं द इंट्रिकेसीज ऑफ AI एल्गोरिदम एंड मशीन लर्निंग, कि AI का जो एल्गोरिदम है और मशीन लर्निंग जो है, ये दोनों ही चीज़ें किस तरीके से, कितनी पेचीदा है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। द नीड फॉर लेजिस्लेशन टू रेगुलेट AI इन इंडिया, कि इंडिया में AI को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ AI टू राइट पोएम्स एंड बुक्स, कि AI में क्या क्षमता है कि वो पोएम्स और बुक्स लिख सकता है, इसके बारे में हमने बात करी। द एथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद AI से जुड़ी हुई एथिकल कंसर्न्स जो हैं, तो एथिकल कंसर्न्स हर जगह है, बट कुछ जगहों पे इसके ऊपर नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, इंडिया में अभी तक नहीं बनाए जा रहे, और क्या ज़रूरत है हमें ये बनाने की। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का होता है जो कि अनभिज्ञ हमारा अंग हो, जिसको चेंज ना किया जा सके, ठीक है, तोड़ा ना जा सके। तो सबसे पहला आता है अननेसेसरी, कि ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी गैर ज़रूरी है। तो गैर ज़रूरी तो नहीं होगा। इंडिस्पेंसिबल जो हमारे जीवनचर्या का, जैसे मोबाइल फ़ोन है, वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन चुके हैं हमारे दिनचर्या का। तो क्या वो अननेसेसरी हैं? अननेसेसरी तो नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, उनका तो पूरा का पूरा करोड़ों के बिजनेस इसके ऊपर चल रहे हैं। क्रूशल यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि वो हमारी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। तो क्रूशल यानी कि इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ऑप्शनल यानी कि अगर ये नहीं तो हम दूसरी कोई चीज़ ले सकते हैं। अगर जैसे मोबाइल्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एप्पल नहीं तो एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, विंडोज़ नहीं या एप्पल फ़ोन नहीं तो विंडोज़ फ़ोन ले लो, एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, हमारे पास ऑप्शंस भरे पड़े हैं, तो ऑप्शनल है। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये गैर ज़रूरी है? ये हमारा बहुत ज़्यादा क्रूशल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जैसे मान लो हमारे शरीर का ही एक दूसरा अंग हो जिसको हम अलग नहीं कर सकते। सो ऑप्शन बी क्रूशल इज़ करेक्ट। चूज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खलबली मचाना, बहुत ज़्यादा हलचल पैदा करना, ठीक है। जैसे कि पंछी अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे वो हवा में उड़ पाते हैं, ठीक है। उड़ान भरने के लिए उनको पंख फड़फड़ाना ज़रूरी है। तो वैसे ही इसने बहुत ज़्यादा हलचल क्रिएट कर दी है, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ये कोशिश कर रहा है। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब एक जगह पे खड़े रहना। जैसे कि बरसात के बाद में कई जगहों पे सड़क के किनारे पानी खड़ा हो जाता है ना, फिर वो सड़ने लग जाता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, स्टैग्नेटेड वाटर, ठीक है, यानी कि एक जगह पे खड़ा पानी। काम, एकदम शांत। तो हम बोल रहे हैं फ्लटर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हलचल मचाना, तो शांत इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। कमोशन, कमोशन का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा हलचल मचाना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। सो ऑप्शन ए सी जो है कमोशन, वो इसका सिनोनिम बन रहा है। पीस, पीस मतलब भी शांति, सौहार्द। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। In the latest action taken in the government order restricting treks above 15,000 feet from September 15, बोल रहे हैं एक लेटेस्ट एक्शन लिया गया है, गवर्नमेंट का एक ऑर्डर पास किया गया है जिसमें कि 15,000 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा वाले जो भी ट्रैक्स हैं उनको 15 सितंबर से बंद किया जा चुका है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट किया जा सका है, यानी कि हर कोई इसके ऊपर नहीं जा सकता। It has, not surprisingly, come in the wake of criticism over last week's death of a climber in Kinnaur and reports of 4 missing trekkers later traced in Kullu। बोल रहे हैं ये जो है ये कोई बड़ी सरप्राइज की बात नहीं है कि ये सरकार का क्रिटिसिज्म जब हुआ या उनका हमने जब क्रिटिसाइज किया, लोगों ने किस वजह से क्रिटिसाइज किया कि एक क्लाइंबर, एक ट्रैकर किन्नौर में मृत पाया गया। उसके कुछ ही हफ्तों बाद, मतलब पिछले हफ्ते की बात है, जब एक क्लाइंबर किन्नौर में मृत पाया गया और 4 क्लाइंबर्स जो हैं, ट्रैकर जो हैं, वो मिसिंग थे, जिनको बाद में कुल्लू में पाया गया था। इन घटनाओं के बाद में ये एक्शन लिया गया। Even as the majestic mountains of Himachal Pradesh continue to draw both professional trekkers and tourists, बोल रहे हैं जो ये हिमाचल प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले जो ये माउंटेन्स हैं, इसमें लगातार प्रोफेशनल ट्रैकर्स और टूरिस्ट आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं आने के लिए, लुकिंग फॉर चैलेंज और एडवेंचर। और ये लोग क्या करना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ चैलेंजिंग ढूंढ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी, बोरिंग ज़िंदगी से परेशान हो गए तो कुछ चैलेंजिंग करने के मकसद से यहाँ पर आते हैं, ठीक है, एडवेंचर करने के लिए। इंसिडेंट्स ऑफ फेटल मिसहैप्स ड्यूरिंग ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस रिमेन अ बेन। तो ये जो अप्रिय घटनाएं होने का सिलसिला है या इस तरीके की कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाए उनकी ट्रैकिंग के दौरान, ये अभी भी चल रहा है, ये ऐसे चीज़ें हो रही हैं आज की डेट में भी, ठीक है। डिस्पाइट इट्स स्टेटेड इंटेंशन ऑफ पुटिंग इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अ सिस्टम ऑफ वार्निंग्स to curb such incidents,
The state has had to mostly restore to knee-jerk reactions after precious lives are lost। बोल रहे हैं कि अपनी मंशा जाहिर करने से कि वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना चाहता है और कुछ सेट पैटर्न्स, कुछ सेट नियम बनाना चाहता है, एंड अ सिस्टम ऑफ वार्निंग्स, और ऐसी चेतावनियां देना लगातार, उसका एक सिस्टम, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाना चाहता है जिससे ऐसे हादसे कम हो सकें। द स्टेट हैज़ हैड टू मोस्टली रिस्टोर, वहाँ पे स्थिरता बनाने के लिए सरकार को एकदम आनन फानन में कुछ फैसले लेने पड़े, कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? जब कुछ जाने हमने खोई, विच सैडली आर फ्रीक्वेंट अकरेंसेज इन दीज ट्रिकी टेरेन्स, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है इन रास्तों पे, इन हाई हिली एरियाज़ में। क्यों होती हैं? क्योंकि लोग नए हैं, उनको उस इलाके का पता नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट स्टिल वो अपने ही दम पर निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जहाँ पे सबकी भूमिका बनाई जा रही है वो है फर्स्ट ऑप्शन आर, जिसमें बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, मेस्पराइजिंग माउंटेन्स हैं, यहाँ ये अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं टूरिस्ट को, ट्रैकर्स को, जो कि अपनी ज़िंदगी में चैलेंज या चेंज या एडवेंचर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मिसहैप्स, बहुत ज़्यादा अप्रिय घटनाएँ होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया गया, जो कि बताता है कि कहाँ पे ये घटनाएं हो रही हैं, यानी कि लेटेस्ट कुछ इंसिडेंट हुआ होगा यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। सेकंड हमारा स्टेटमेंट हो जाता है कि अपनी मंशा जाहिर करने के बावजूद उनको ये स्टेप्स आनन फानन में लेने पड़े। ठीक है, क्या स्टेप्स लिए आनन फानन में, और ये क्यों लेने पड़े आनन फानन में? क्योंकि कुछ जानों की जान नहीं गई और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ चुकी है घटनाओं की। हो गया सेकंड। थर्ड हमारा स्टेप हो जाता है जहाँ पे ये बताया गया आनन फानन में कुछ स्टेप्स लिए गए। उन्हीं स्टेप्स में से एक स्टेप जो लेटेस्ट एक्शन है वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जिसमें उनने 15,000 फीट की ऊंचाई वाले जो ट्रैक्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है 15 सितंबर से। ठीक है, ये हो गया थर्ड। और इट हैज़ नॉट सरप्राइजिंगली, और ये जो किया है कार्यवाही, ये सरप्राइजिंग नहीं है कि उन्होंने किसके बाद किया है, जब उनकी निंदा की गई, उनको क्रिटिसाइज किया गया कि नौर में डेथ होने के बाद एक क्लाइंबर की और कुछ ट्रैकर्स के मिसिंग होने के बाद में। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है आर आर एस पी क्यू। ठीक है, आर से दो ऑप्शंस हैं, आर एस क्यू पी ऑप्शन ए और आर एस पी क्यू। सो ऑप्शन सी आर एस पी क्यू इज करेक्ट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट for the given group of words. A person who pretends to be what he is not, यानी कि एक कोई ऐसा व्यक्ति जो वो नहीं है, वो प्रिटेंड कर रहा है होने की, उसको क्या बोला जाता है? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब वो किसी और के होने की प्रिटेंड कर रहा है कि मैं कोई और व्यक्ति हूँ। ठीक है। डिसेम्बलर, डिसेम्बलर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी असल मंशा को हाइड करे, अपनी अपीयरेंस को, अपनी हाव भाव को चेंज करके। ठीक है, जैसे कि इसके लिए हम बहुत ज़्यादा बड़ी एग्जांपल ले सकते हैं हमारे पेरेंट्स में या फिर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनमें, कि उनके मन में किसी के लिए अगर कड़वाहट भी होएगी तो भी वो अपनी ट्रू फीलिंग्स हुई, या उनके मन में गुस्सा होगा, किसी बात पे आक्रोश होगा, तो भी वो अपने चेहरे पे वो हाव भाव नहीं आने देते। ठीक है, और टाइम के साथ में उन्होंने ये चीज़ें हासिल कर ली हैं। कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, वो अंदर से खुश नहीं है, दुखी है, बट स्टिल ही कैन स्माइल वेरी वेल, तो वो क्या है? वो एक डिसेम्बलर है, वो अपनी असल फीलिंग्स को, असल इमोशंस को, मंशाओं को हाइड कर रहा है। चार्लेटन, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ स्पेशल स्किल्स पोजेस करता हो, किसी तरह का स्पेशल नॉलेज पोजेस करता हो, ऐसी वो गलत बात कह दे। यानी कि कोई डॉक्टर होने की एक्टिंग करने लग जाए तो वो क्या हो गया कि और वो उसको ये नहीं कि किसी सीरियल में कर रहा है, असल लाइफ में वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक डॉक्टर होने के स्किल्स पोजेस करता है और वो डॉक्टर है। ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति जैसे कुछ साल पहले एक केस सामने आया था कि किसी व्यक्ति ने एक आर्मी की जिप्सी खरीदी थी और उसमें वो उनका ड्रेस पूरा लटका के एक आर्मी ऑफिसर होने की, ठीक है, उसको बोला जाता है
चार्लाटन जैसे कि बहरूपी होते हैं, ठीक है। हिपोक्रेट कोई ऐसा व्यक्ति जो कोशिश करता हो कि मैं बहुत अच्छा हूं ये दिखाने की, बट असल में वो होना, यानी कि एक तरीके से पाखंडी, ठीक है। सो ऑप्शन ए इम्पोस्चर इज करेक्ट। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशंस अप्रूवल of a $450 million, the Biden administration's approval of a $450 million F-16 fighter jet fleet sustainment program, कह रहे हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो फैसला है, मंजूरी है $450 मिलियन का F-16 फाइटर जेट के फ्लीट को, यानी कि बेड़े को सस्टेन किया जाए, यानी कि वहाँ पे बरकरार रखा जाए, बनाया रखा जाए। फॉर पाकिस्तान हेराल्ड्स द रिजम्पशन ऑफ मेजर सिक्योरिटी असिस्टेंस बाय वॉशिंगटन टू इस्लामाबाद। ये दोबारा से शुरुआत करता है, एक लंबे अंतराल के बाद में दोबारा से शुरुआत करता है किस चीज़ की, कि वॉशिंगटन का पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को या पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है उनके सिक्योरिटी को बरकरार रखने में, उनकी सिक्योरिटी को बनाए रखने में। सो ये क्या हो गया, इस्लामाबाद फॉर नॉट टेकिंग एडिक्वेट एक्शन अगेंस्ट द अफगान तालिबान एंड हकानी नेटवर्क टेरर ग्रुप्स। अब इस्लामाबाद को कुछ किया गया, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इसके आगे कुछ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट भी है। इस्लामाबाद को कुछ किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने एडिक्वेट यानी कि एक्शंस नहीं लिए, सही एक्शंस नहीं लिए उन अफगानी तालिबान के अगेंस्ट में, या फिर हकानी नेटवर्क है, एक टेरर नेटवर्क है, टेरर ग्रुप है हकानी, उनके अगेंस्ट में अप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं लिए गए। ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इससे पहले एक स्टेटमेंट आ रहा है और पी स्टेटमेंट इससे पहले नहीं आ रहा, ठीक है, जो इसको कंप्लीट कर रहा है। दूसरा कोई स्टेटमेंट होगा, इट वॉज इन 2018 दैट द देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड सस्पेंडेड अबाउट $2 billion इन सिक्योरिटी एड टू। अब ये इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है कि केवल 2018 की बात है, ये 2018 की बात है जब उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सस्पेंड किया था, उन्होंने मना कर दिया था, खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था $2 बिलियन का सिक्योरिटी एड, उनको सुरक्षा राशि जो एक मदद के तौर पे उनको दी जा रही थी, $2 बिलियन की सुरक्षा राशि उनको उन्हें रद्द कर दिया था टू इस्लामाबाद। किसको देनी थी, इस्लामाबाद को, यानी कि पाकिस्तान को देनी थी। और उनने क्यों मना किया, क्योंकि उनने प्रॉपर कार्रवाई नहीं करी अफगान के तालिबान ग्रुप के ऊपर और हकानी नेटवर्क के ऊपर, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि आर के बाद क्यू स्टेटमेंट आएगा, ये हमें पता चल गया, पेयर हमारा बन गया यहाँ पे, ठीक है। Calling Pakistan an important counter-terrorism partner, the US State Department has said that program will sustain Islamabad's capability to meet current and future counter-terrorism threats by maintaining its F-16 fleet। और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्त बताते हुए, जो कि टेररिज्म से बचाने में या टेररिज्म को अटैक करने में बहुत बड़ा सहायक है, हमारा दोस्त है, ये बताते हुए यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम, ही सेड दैट द प्रोग्राम विल सस्टेन इस्लामाबाद, कि ये जो प्रोग्राम है, अब कौन सा प्रोग्राम है जिसके पहले हमने चर्चा करी, यहाँ पे जो प्रोग्राम है सस्टेनमेंट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, ठीक है, उसको इन्होंने बोला कि ये इस्लामाबाद की कैपेबिलिटी को बनाए रखेगा ताकि वो अपना करंट एंड फ्यूचर काउंटर टेररिज्म के जो थ्रेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको बचा सके, ठीक है, बाय मेंटेनिंग इट्स F-16 फ्लीट। और उसमें F-16 का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, तो यहाँ पे F-16 का बेड़ा वहाँ पे रखना ज़रूरी है, और इसके ज़रिए वो टेररिज्म से दो हाथ कर सकता है, यानी कि टेररिज्म के अगेंस्ट में फाइट कर सकता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है जहाँ पे इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दिया है इतने $1 मिलियन की फाइटर जेट फ्लीट को बनाए रखने के लिए। ये हो गया फर्स्ट। इसको कंप्लीट करती है स्टेटमेंट एस कि इन्होंने ये क्यों किया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, और अगर हम उनको ये F-16 बनाए रखने में मदद करते हैं तो वो टेररिज्म से बहुत इफेक्टिवली लड़ सकता है।
ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट हो जाता है आर कि ये 2018 की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर रोक लगाई थी, उनको कोई भी सुरक्षा सहायता देने से रोक लगाई थी। और क्यू स्टेटमेंट इसका कंप्लीट करता है 4। तो हमारा अरेंजमेंट बनता है पी एस आर क्यू। ठीक है, पी एस आर क्यू हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। 3 ऑप्शंस हैं, पी एस क्यू आर, पी एस आर क्यू, पी आर क्यू एस। ऑप्शन बी पी एस आर क्यू इज करेक्ट। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस। 2 को बोला जाता है बाय, ठीक है, बाय बोला जाता है 2 को। लैंग्वेजेस को बोला जाता है लिंगुअल, यानी कि जो व्यक्ति 2 भाषाओं की जानकारी रखता है उसको बोला जाता है बायलिंगुअल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, यानी कि बहुभाषीय व्यक्ति। मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता हो, उनमें कम्युनिकेट कर सकता हो। ठीक है, पॉलीग्लॉट और ये सेम ही चीजें हैं। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक होता है वो व्यक्ति जो भाषाओं के ऊपर स्टडी करता हो, उसके अंदर जानकारी रखता हो, यानी कि भाषा वैज्ञानिक को बोलते हैं लिंग्विस्ट। सो ऑप्शन ए बायलिंगुअल इज करेक्ट। द मूव हैड ड्रॉन क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है द मूव, उस मूव की बात कर रहे हैं जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। हैड ड्रॉन क्रिटिसिज्म, इसने निंदा, मतलब लोगों ने इसकी निंदा करी। कमिंग एज इट डिड just weeks after India declared that it was ready to feed the world। ये केवल कुछ ही हफ्तों बाद आया जब हिंदुस्तान ने डिक्लेयर करा कि वो दुनिया को भरपेट खाना खिला सकता है, एमिड अ ग्लोबल फूड क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय रशिया यूक्रेन वॉर। अब दुनिया का रशिया जो है बिगेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, और यूक्रेन 5th नंबर का एक्सपोर्टर है वीट का। अब अगर ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, रशिया के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए हैं कि वो कुछ भी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यूक्रेन कर नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? खान पीन की खाद्य आपूर्ति हो जाएगी, मतलब चीज़ों की कमी हो जाएगी, खान पीन की चीज़ों की। वीट एक्सपोर्टर्स हैं तो वीट तो नहीं मिलने वाला अब। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान ने डिक्लेयर करा कि हम दुनिया की खाद्य आपूर्ति को पूरा करेंगे, जो भी कमी है उसको पूरा करेंगे। और कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने ये कुछ कदम उठाया जिसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, द डिसीजन टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस एंड इम्पोज 20% ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस। अब बोल रहे ये जो डिसीजन था जिसमें कि ब्रोकन राइस, जो टुकड़े होते ना राइस के, उसको एक्सपोर्ट करने पे रोक लगाना, और जो नॉन बासमती राइस है उसके एक्सपोर्ट पे 20% की ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देना, आर बीइंग seen as attempts to maintain a similar balance between domestic requirement and export market। हमने पहले पढ़ा था ये चीज़ कि ये क्यों किया गया, कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट और एक्सपोर्ट मार्केट के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए किया गया। ठीक है, देन एज नाउ फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट स्कोर्ड ओवर इंटरनेशनल कंसिडर्स। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब देश की खाद्य आपूर्ति को पूरा करना, देश को खाद्य आपूर्ति से बचाना, ये प्राथमिकता बन चुकी है इंटरनेशनल कंसर्न्स, यानी दुनिया को खान पीन की चीज़ों से उनकी आपूर्ति पूरी करने से प्राथमिकता हमारी देश की खान पीन की ज़रूरतों को पूरा करना बन चुका है। ठीक है, in response to rising global commodity prices, the extreme heat waves affecting production, the center had earlier this year restricted wheat exports to protect India's food supplies। बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान को खान पीन की चीज़ों से बचाने के लिए, उसमें खान पीन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए, कमी से बचाने के लिए, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया भर में कमोडिटीज़ के चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण गर्मी है जिसकी वजह से प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही है। तो सेंटर का जो डिसीजन था कि उन्होंने वीट के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी, ये किस लिए किया गया? हमारे हिंदुस्तान की फूड सप्लाई को बनाए रखने के लिए। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया कि हमने एक कदम उठाया जिसमें हमने इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई गेहूं की आपूर्ति की। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया।
बट ये जो आपूर्ति है, ये जो डिसीजन है, दिस मूव, ये जो डिसीजन है, ये कंप्लीट करता है सेकंड स्टेटमेंट। ये इस मूव की बहुत ज़्यादा निंदा की गई क्योंकि ये केवल कुछ ही हफ्तों बाद आया जब हिंदुस्तान ने डिक्लेयर करा कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में जो खाद्य आपूर्ति का संकट पैदा हो गया है हम उसको पूरा कर देंगे। ठीक है, उसके कुछ ही हफ्तों बाद हमने वीट के ऊपर रोक लगा दी। तो ये क्या हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड चीज़ें हो गई। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है कि ये जो बात है ये क्यों किया गया, क्योंकि पहले हमारे देश की खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा करना है। ठीक है, हमारे देश की खाने की ज़रूरतों को पूरा करना हमारा मकसद है। उसके बाद दुनिया को, ठीक है, हमारा देश भरपूर मात्रा में पेट भर खाना खा सके, हमारे देश के लोग भूखे पेट ना सोएं, तब हम दुनिया के बारे में कंसर्न करेंगे ना। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारेंगे, चादर से बाहर कैसे निकल जाएंगे, राइट। तो ये कंसिडर करते हुए हमने ये चीज़, ये एक्शन लिया है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हो गया कि ये जो डिसीजन था जिसमें ब्रोकन राइस के ऊपर बैन लगा दिया गया और 20% ड्यूटी लगा दी गई नॉन बासमती राइस के ऊपर, ये इस तरीके से दे रहा है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड्स के बीच में एक बैलेंस बनाया जा सके। यानी कि हमारे देश की खाद्य आपूर्ति पूरी हो गई तो फिर उसके बाद जो बचा वो हमने बाहर बेच दिया। ठीक है, सो अरेंजमेंट हमारा बन रहा है SPRQ। ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। तो एस से दो ऑप्शंस हैं, SRQP, SPRQ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है द सेज सेड मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। सेज कौन होते हैं? संत महात्मा जो होते हैं ना, वो होते हैं सेज। तो उन्होंने कहा कि मैन जो है वो प्रपोज करता है, यानी इंसान सोचता है मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन असल जो कार्यवाही है वो भगवान के हाथ में है। ठीक है, भगवान ने जो प्लान करा है वही होगा, ये उनका कहना था। तो द सेज सेड दैट मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, ये होगा। तो देखते हैं, द सेज सेड दैट मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। ऑप्शन ए करेक्ट है। द सेज सेड दैट मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोज। यहाँ पे प्रपोज एंड डिस्पोज हो गया कि मैन ने किया प्रपोज और गॉड ने मना कर दिया। ठीक है, द सेज सेड दैट मैन प्रपोज्ड, उसने पास्ट में किया था और गॉड ने पास्ट में उसको ऊपर कार्यवाही करी, तो ये भी गलत है। ये एक जनरलाइज्ड बात की जा रही है, प्रपोजेस एंड डिस्पोजेस। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The completion of disengagement by Indian and Chinese troops from patrolling point 15 PP15 बोल रहे हैं ये जो कार्रवाई कंप्लीट हो गई है जिसमें क्या किया गया, इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं, सेनाएं हैं, वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से हटा ली गई इन दी गोगरा हॉट स्प्रिंग के एरिया में ऑफ ईस्टर्न लद्दाख इन अ फेज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। एक कंसिस्टेंट तरीके से और मतलब दोनों तरीके से बराबर लोग हटाए जा रहे थे या बराबर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा था, इस तरीके से हटाए गए। एंड अ जॉइंट वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस बाय बोथ आर्मीज, और दोनों आर्मीज ने एक साथ आके इस चीज़ की पुष्टि भी करी, हैव रेज्ड होप्स ऑफ एन एंड टू द प्रोलॉन्ग स्टैंड ऑफ इन द रीजन। इसने कुछ नई उम्मीदें पैदा कर दी हैं कि अभी तक का जो इतना लंबा खिंचा आ रहा मतभेद था ये अब कम हो सकता है, इसमें कुछ रिलीफ मिल सकता है। इंडियाज इंसिस्टेंस ऑन सस्टेन डायलॉग टू थ्रैश आउट इश्यूज एंड सेटल डिफरेंसेस हैज बॉर्न फ्रूट। जो इंडिया का जोर था कि हम सस्टेन डायलॉग यानी कि बातचीत के जरिए ही, लगातार बातचीत के जरिए ही इस मसले को रिजॉल्व करेंगे, सेटल करेंगे अपने मतभेदों को, इसमें अब फल लगते दिखाई दे रहे हैं। The naysayers had said that the discussion on friction points were heading nowhere. जो लोग हैं ना नकारात्मक बोलने वाले कि नहीं यार कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बन रहा, उन लोगों ने कहा था कि ये जो बातचीत है फ्रिक्शन पॉइंट्स के ऊपर ये कहीं भी नहीं जा रही, यानी कि इनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा बातचीत करने का। बट रीसेंट डेवलपमेंट्स हैव प्रूव्ड देम रॉन्ग। लेकिन अब जो ये घटनाक्रम हो रहा है जिसमें दोनों तरफ से फौजें वहां से हट गई हैं, इसने उनकी बात को गलत साबित कर दिया।
The withdrawal of soldiers and dismantling of temporary infrastructure have taken place less than 2 months after two sides. The withdrawal of soldiers and dismantling of temporary infrastructure have taken place less than 2 months after. बोल रहे हैं ये जो वहाँ से सोल्जर्स हटाए गए, फौजें हटाई गई और जो टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि तंबू वगैरह वहाँ पे लगाए होंगे, सेटअप किया होगा कुछ उन्होंने, ठीक है, चीज़ें, वो केवल और केवल 2 महीने बाद ही हट गया. आफ्टर द टू साइड्स टुक पार्ट इन 16th राउंड ऑफ हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स. जब दोनों देशों की तरफ से 16th यानी कि 16वीं बार बैठक हुई जहां पे हाई लेवल के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने बातचीत करी, उसके केवल 2 महीने बाद ही सारा का सारा ढांचा वहां से हट गया. तो फर्स्ट यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है पूरे घटनाक्रम की शुरुआत के बारे में, यानी कि पीस स्टेटमेंट जो कि बताता है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से फौजें हटा दी गई, इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स हटा दिए गए. तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाता है क्योंकि इसमें बताया गया कि फौजें हटाई गई हैं फ्रिक्शन एरिया से. सेकेंड पॉइंट हमारा जाता है एस जो बताता है कि ये जो फौजें हटाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हटाया गया, केवल 2 महीने बाद 16th राउंड ऑफ टॉक्स के 2 महीने बाद ही ये हो गया. तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट बताता है कि जो लोग अभी तक इसको नकारात्मक तरीके से बोल रहे थे कि इसका कोई हल नहीं निकल रहा, फायदा नहीं हो रहा, उनके लिए ये करारा जवाब है, उनको इसने रॉन्ग साबित कर दिया. ठीक है, थर्ड हो गया. और फोर्थ हो जाता है क्यों. इंडिया का स्टैंड तो था कि हम बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाएंगे, इसने अब फल लगते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसने हमें इसका हल दे पाए. ठीक है, बातचीत के जरिए हल निकला. हालांकि 16 मीटिंग्स हो गई बट 16वीं मीटिंग के बाद तो कम से कम हल निकला. सो ये हो गया फोर्थ पॉइंट. तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है पी. अब देखो पी से कहाँ कहाँ आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं. सेकेंड हमारा ऑप्शन बन रहा है एस. एस किस में आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है, इसमें क्यू आ रहा है तो ये हटा दो, पी एस. थर्ड हमारा बन रहा है आर और क्यू, पी एस आर क्यू. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. सबसे पहला है प्रेडिकमेंट. प्रेडिकमेंट का मतलब होता है बहुत ही खराब परिस्थिति, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें से बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है. तो PREDICAMENT इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है. ऑब्नॉक्शियस. ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है जिससे कि बहुत ही ऐसी खराब बात या खराब परिस्थिति जिससे कि लोग ऑफेंड हो जाए. ठीक है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे. इससे स्पेलिंग एकदम करेक्ट है. ऑब्नॉक्शियस के कोई गलती नहीं है तो ये करेक्ट है. बहुत ही घृणा का भाव, बहुत ही गलत फीलिंग आना, घृणा की फीलिंग आना. रिपग्नेंट. रिपग्नेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा घृणा की फीलिंग महसूस करना. ठीक है. रिपेलेंट. रिपेलेंट की स्पेलिंग देखो, REPELLENT, ये होता है रिपेलेंट. रिपेलेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा केमिकल जो किसी कीटाणु को आपसे दूर भगाए, रिपेल करे, ठीक है, अलग करे, दूर करे, तो वो होता है रिपेलेंट. या फिर घृणा पैदा करे, वो भी होता है रिपेलेंट. तो रिपेलेंट का मतलब होता है जैसे कि मस्कीटो रिपेलेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं ना, ओडोमास या ये सब चीजें, ये क्या है, मस्कीटो रिपेलेंट्स, यानी कि मच्छरों को आपसे दूर भगाते हैं. सो ऑप्शन डी रिपेलेंट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. The crash involving the Chennai-bound Coromandel Express, the SMVT Bengaluru-Havda Express, and a goods train near Balasore in Odisha Friday. अब हमें पता है एक बहुत भयानक हादसा हुआ है हिंदुस्तान रेलवे में, जो कि कहाँ हुआ, उड़ीसा के बालासोर में हुआ. और इसमें 3 ट्रेन आपस में कोलाइड कर गई. एक ट्रेन इस पटरी पे जा रही थी और ये एक लिंकेज पाथ था. दूसरी ट्रेन इस पटरी पे, ये यहाँ जा रही थी, ये यहाँ जा रही थी, और एक मालगाड़ी इस लिंकिंग पार्क पे खड़ी थी. और गलती से ट्रैक्स जो है वो एक्सचेंज हो गए और जो इस पे आ रही थी ट्रेन वो यहाँ पर आ गई और इतनी तेजी से आई कि इससे भिड़ गई. और इतनी तेजी से आने की वजह से इसके कुछ डिब्बे जो है वो डिसलोकेट होके इस जाती हुई ट्रेन के साथ में टकरा गए. ठीक है, इस तरीके से पूरी घटना हुई है. अब ये 3 ट्रेन कौन कौन सी थी उनके नाम बताए गए. चेन्नई की कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस थी, और एक गुड्स ट्रेन थी. ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स इन रीसेंट टाइम्स. और ये क्या है, ये अभी इन कुछ मतलब
हाल फिलहाल का सबसे खतरनाक, सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट है। द डेथ काउंट एट 275 एंड द नंबर ऑफ इंजर्ड एट ओवर 1000। बोल रहे हैं इसमें 227 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 1000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनमें से 500 लोगों को 500 of them being treated at various hospitals, अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। डैश हाउ सो मेनी लाइव्स हैव बीन चेंज्ड फॉर एवर। ये दर्शाता है, ये इस बात का गवाह है कि कैसे इतनी सारी जिंदगियां अब हमेशा के लिए बदल जाएंगी। देखो 275 से ज़्यादा लोगों की मौत होना, यानी कि उनके परिवारों की जिंदगियां बदल गई। हो सकता है उनमें से कोई ऐसे फैमिलीज हो जिनका इकलौता कमाने वाला गया हो, या जो पूरी की पूरी फैमिली चली गई हो, ठीक है, तो उनकी जिंदगियां बदल गई हमेशा के लिए। जो 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए, उनमें से कुछ ऐसे पॉसिबल हैं कि दोबारा काम करने भी नहीं जा सकते, वो अब अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, और हो सकता है वो सोल ब्रेड अर्नर थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे प्रभावित हो जाएंगी। द ट्रेजेडीज डैश सेंस ऑफ ग्रीफ एंड लॉस, और कैसे चेंज होगी। और ये जो ट्रेजेडीज हैं ये एक तरह से दुख का और कुछ खोने का एहसास दिलाते हैं, ठीक है। What's shown in this dark has been the speed and scale of search and rescue operation। अब इसमें जो एक चीज़ अच्छी और उभर के सामने आई वो है कितनी तेज़ी से, कितने बड़े पैमाने पे, कितनी तेज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशंस या सर्च ऑपरेशंस जारी किए गए। द इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स which involved personnel from NDRF, the Army, IAF, Fire Services, ODRAF as well as local volunteers। जो इतना तीक्ष्ण रिस्पॉन्स आया एकदम, इंस्टीट्यूशंस मतलब कितने सारे इंस्टीट्यूट्स इस पे कूद गए लोगों को बचाने के लिए, जिनमें कि NDRF की टीम, आर्मी की टीम, IAF की टीम, फायर सर्विसेज, ODRF और कुछ लोकल वॉलंटियर्स भी शामिल थे। all working round the clock to help pick up the pieces and to get operations back on track। बोल रहे हैं इन सब ने मिलजुल कर काम किया हर एक पल, जिससे कि क्या हो सके कि जो भी वहाँ पे मलबा है या लोग फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके और उनकी मदद को सुविधाजनक बनाया सके और ट्रेन ऑपरेशंस वापस चालू किए जा सके। What next is critical एंड शुड बी क्लोजली वॉच्ड। और अब आगे क्या है आने वाला वो बहुत क्रिटिकल होएगा, इसके आगे क्या करना है वो स्टेप्स बहुत क्रिटिकल होंगे और उनके ऊपर बारीक नज़र रखी जानी चाहिए। हाउ विल रिस्पॉन्सिबिलिटी बी फिक्स्ड। अब इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर ठहराई जाएगी, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस घटना का। विल दिस ट्रेजेडी प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्या इस हादसे के बाद में कुछ ढांचागत चेंजेस होने चाहिए या हो सकते हैं, इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो। एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली व्हाट विल बी द लर्निंग्स फ्रॉम दिस। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमने इससे सीखा क्या। ऑफ लेट द इंडियन रेलवेज हैज सीन अ विजिबल इम्प्रूवमेंट ऑन वेरियस पैरामीटर्स। बोल रहे हैं अभी कुछ समय पहले ही या कुछ अभी के हाल फिलहाल के समय में इंडियन रेलवे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी है, चेंजेस देखी हैं कई स्तरों पर। For 2023-24, its capital outlay was dash at staggering rupees 2.4 lakh crore। बोल रहे हैं 2023-24 के लिए इसमें जो सामान खरीदा गया या फिर चीज़ें खरीदी गई वो बहुत ही बड़ा, मतलब उसका अमाउंट जो था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो था वो बहुत बड़ा था, जो कि चौंका देने वाला 2.4 लाख करोड़ का आंकड़ा था। It has also undergone a massive electrification drive in recent years। इसमें बहुत ज़्यादा electrification किया गया है कुछ सालों में, with around 90% of its routes being electrified, जिसमें कि इसके 90% जो रास्ते हैं, जाने के रूट्स हैं, उनको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि कोल की खपत कम करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला ऑप्शन। द क्रैश जो है ये एक क्रैश की बात की गई, अभी किस तरीके का क्रैश है, ठीक है, इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे एक क्रैश है, वर्ब आएगा आर, वर, वॉज, इज। अब आर और इज प्रेजेंट की बात है। द क्रैश इन्वॉल्विंग, ये प्रेजेंट में चल रही है सारी की सारी बात, तो प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा। और
एक क्रैश की बात की जा रही है तो आर नहीं आएगा, क्रैशेस नहीं आएगा, क्रैश आएगा तो इज इस्तेमाल होगा, सिंगुलर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द डेथ काउंट एट 275 and number of injured at over 1,500 of them being treated at various hospitals dash how so many lives have been changed forever। ये क्या दर्शाता है? इम्पेयर। इम्पेयर मतलब होता है किसी चीज तक पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना, ठीक है। एक्सपीडेट, एक्सपीडेट का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दबाजी करना। तो क्या ये जल्दबाजी करता है कि इतनी सारी जानें कैसे चली गई या बदल गई? अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब कि ये जोर देता है, ये दर्शाता है, ये एम्फसाइज करता है इस बात के ऊपर कि कैसे इस तरीके के हादसों से हमारी इतनी सारी जिंदगियां बदल सकती हैं। एंडोर्स, एंडोर्स करना मतलब किसी चीज का समर्थन करना। तो क्या हम इतनी ज्यादा जाने के समर्थन में हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी अंडरलाइन इज करेक्ट। Underlines how so many lives have been changed forever, the tragedies dash sense of grief and loss। अब ये क्या है? जो ट्रेजेडी का कॉन्सिक्वेंशल यानी कि परिणाम स्वरूप सेंस ऑफ ग्रीफ और लॉस है। कैजुअल यानी कि नॉर्मल सी बात है, आम बात है, ये आम बात नहीं है। कोलोसल, कोलोसल का मतलब होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा सेंस ऑफ ग्रीफ और लॉस पैदा करता है इस तरीके के हादसे। एबिस्मल, एबिस्मल मतलब होता है बहुत ही गलत, बहुत ही खराब सेंस ऑफ लॉस और ग्रीफ। तो सेंस ऑफ लॉस और ग्रीफ खराब या सही नहीं हो सकते, कोलोसल हो सकते हैं, यानी कि व्यापक तौर पे बड़े पैमाने पे बहुत ही बड़ा सेंस ऑफ ग्रीफ और लॉस हमारे लिए बनाता है। जो 2023-24 में कैपिटल आउटले किया गया यानी कि इन्वेस्टमेंट की गई वॉज डैश एट स्टैगरिंग। वो कितनी की गई? 2 मतलब कितना आंकड़ा लगाया गया है? 2.4 लाख करोड़ का। पेग्ड, पेग्ड मतलब फिक्स किया गया है, सेट किया गया है, यानी कि इतना पैसा हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। बफर्ड, बफर्ड मतलब सुरक्षित किया गया है इतना पैसा। सफिस, सफिस मतलब पर्याप्त किया गया है, कहीं से लिया गया है। और एडेड मतलब सहायता की गई है इतने पैसे की। तो यहाँ पे जो हमने टारगेट है वो 2.4 लाख करोड़ का रखा है, ठीक है। पेग्ड एट मतलब इतना हमने टारगेट रखा हुआ है अचीव करने के लिए, इसके ऊपर हम इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस सेशन में इतना ही। इसकी पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप भी हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।